मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि ये जो वैकेंसी है वो एनटीपीसी में आया है। ठीक है, और अभी जो वैकेंसी आई है 450 प्लस वैकेंसी है। हमें ये देखना है कि विथ गेट है और विदाउट गेट है। दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आप विदाउट गेट वाले हो तो अभी छोड़ सकते हो। ठीक है, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। बट फिर भी अगर आप छोड़ रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मैं ऐसी और भी वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँ। और ये कम्प्लीटली परमानेंट जॉब होने वाला है दोस्तों। सो चलिए शुरू करते हैं इस वैकेंसी के डिटेल्स को। और ये जो वैकेंसी है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 22/2022, जो ईईटी मतलब इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का वैकेंसी है दोस्तों। और हम थोड़ा सा एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं कि एक महारत्ना पीएससी है। उसके बाद मेन बिजनेस इसका पावर जनरेशन है। अभी तो ये सोलर में भी घुस रही है, पहले तो थर्मल में था, अभी सोलर में भी आ गई है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी का फिलहाल 73.824 गीगावाट है, और टोटल कैपेसिटी टू बी इंक्रीज 2032 तक 130 गीगावाट होने वाला है। दोस्तों क्या है, ये जो कंपनी है ना, लीडिंग पावर सेक्टर कंपनी है। क्यों? क्योंकि ये जो है अराउंड 25% जो पावर है ये खुद जनरेट करती है इंडिया में, और बाकी सब छोटे छोटे और भी प्लेयर्स लाइक टाटा पावर है, अडानी पावर है, रिलायंस पावर है, ये सब जनरेट करती है। ठीक है, तो ये लीडिंग पावर सेक्टर कंपनी है, बहुत ही बेहतर कंपनी है, इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस टर्नओवर है इसका 1,67,724 करोड़, और अभी का जो प्रॉफिट है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का था वो 17,000 के आसपास था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप गेट 23 क्वालिफाइड हो तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, वरना आप छोड़ सकते हो अभी वीडियो को, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये मेरा चैनल है हिमांशु प्रसाद के नाम से, आप सिंपल सर्च करो हिमांशु प्रसाद 1729, आ जाएगा आपको इस तरह का बेल आइकन। ठीक है, मैं आईआईटी धनबाद से पास आउट हूँ, टाटा पावर में जॉब किया हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ, 23 में 144 रैंक लेकर आया हूँ, एचपीसीएल का इंटरव्यू पास किया हूँ, और फिलहाल पावर ग्रिड में काम कर रहा हूँ गेट 23 के थ्रू। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप या तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, या मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, सिविल हो और माइनिंग हो। बाकी आप डिटेल्स देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सा ब्रांच है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो पक्का आप एलिजिबल हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर तो आप पक्का हो, बाकी और भी ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो हो ही, इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो तो हो, आप सिविल भी या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर तो भी हो, माइनिंग में भी हो तो आप एलिजिबल हो। अब देखते हैं एज लिमिट और मार्क्स देख लो। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आपका 27 साल होना चाहिए। आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं है एज के मामले में। ठीक है, ओबीसी एनसीएल को 3 साल का है तो 27 3 30 साल हो गया। 32 तक SC ST भर सकता है, पीडब्ल्यू 40 तक, 42 तक PWD SC ST, और जनरल ओबीसी। ठीक है, जनरल में मैं इसको भी काउंट कर रहा हूँ अभी फिलहाल, EWS को भी। ठीक है, EWC को, जो भी है भाई, तो ये 65% और 65% मार्क्स होने चाहिए आपके बीटेक में। ठीक है, बाकी को 55% मार्क्स में भी आपका चल जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, जब आप ये फॉर्म भर रहे हो तो आपका जब डीबी होगा ना, तो उस टाइम तक आपके पास करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, करंट फाइनेंशियल कौन सा चल रहा है, FY24, इस फाइनेंशियल ईयर का आपके पास EWS या फिर OBC NCL का कास्ट सर्टिफिकेट, या जो भी आप सर्टिफिकेट बोलते हैं ना, OBC NCL सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए करंट फाइनेंशियल ईयर का। करंट फाइनेंशियल का मतलब क्या हुआ, अप्रैल 23 से मार्च 24। तो अभी जो अक्टूबर है, तो आपको अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक के किसी बीच में होना चाहिए, अदरवाइज आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रहेगा। मतलब आप जब डीबी करने जाओगे तो उस टाइम पे इशू क्रिएट ये लोग कर सकते हैं, सो ध्यान रखना। वैकेंसी डिटेल क्या है, डबल 120 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और ये इंस्ट्रूमेंट्स दोनों मिलाकर 80 है। ठीक है, सिविल में 30 वैकेंसी दिया है इन्होंने, मैकेनिकल में 200 वैकेंसी है, माइनिंग में 65 है। ठीक है, बाकी आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसका लिंक है। ठीक है, वहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी लिख दिया है कि आप एनटीपीसी मैनेजमेंट के हिसाब से वैकेंसी घट और बढ़ सकती है। ठीक, अब देखो भाई, आपको कंपनसेशन पैकेज क्या मिलेंगे। दोस्तों, जब ट्रेनिंग 1 साल का रहता है इसमें, तो जब आप ट्रेनिंग करोगे तो E1 ग्रेड में करोगे तो वहाँ पे आपका बेसिक 40 रहेगा। ठीक है, 40 के बेसिक मिलेगा। उसके बाद आपको DA मिलेंगे, तो DA अभी कितना चल रहा है, 43.2%, अभी 39 पॉइंट समथिंग था, 43.8% हो गया DA, तो इसके हिसाब से आपको DA मिल जाएंगे। और एक मिलेगा आपको
वो कुछ एक और भी अलाउंस रहता है, इसको कैफेटेरिया अप्रोच, कैफेटेरिया अप्रोच। तो ये 12% इनिशियल में मिलेगा, बाद में जब फाइनल पोस्टिंग हो जाएगा आपका 1 साल बाद तो आपको 35% दे देगा। तो इस तरह से मिलाकर के अराउंड आपका 55 के हाथ में आ जाएगा, ठीक है, हाथ में आएगा। तो ग्रॉस बनेगा कितना, अराउंड 65 के आसपास बनेगा, उसमें से पैसे कट जाते हैं। बाकी एचआरए मिलता है मंथली, ये सब जो एचआरए ये सब है वो आपकी ट्रेनिंग के बाद मिलेंगे। मंथली कन्वेंस एक्सपेंडिचर, मोबाइल फैसिलिटी, क्लॉथ अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, पीआरपी, प्रोविडेंट फॉर ग्रेचुटी और ये पेंशन इनकैशमेंट। ये जो तीनों जो मैंने बोला ना, प्रोविडेंट, ग्रेचुटी और पेंशन, ये सब आपको ट्रेनिंग से ही लागू हो जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपने अगर ग्रेड 23 एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हो। बाकी मैंने ब्रांच के बारे में बता ही दिया है। अब गेट 23 आपने क्वालिफाई किया है, दूसरी चीज़ है गेट 23 मार्क्स के हिसाब से जब आप भरोगे तो आपके जो मार्क्स आए हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर डीबी पर्पस। उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तब आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा, वो भी एनटीपीसी मेडिकल जहाँ पे भी सेंटर है उधर भेजेगा। और एनटीपीसी मेडिकल बोर्ड ही आपके एग्जाम मेडिकल रिपोर्ट को फाइनलाइज करेगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हो मेडिकल एग्जाम कि नहीं कर रहे हो। उसके क्वालिफाई होने के बाद मान लो मेडिकली आपने फिट डिक्लेयर कर दिया गया इस एनटीपीसी मेडिकल बोर्ड के थ्रू, देन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो लिखा है मेरे हिसाब से एनटीपीसी इंटरव्यू जीडी ये सब कंडक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। ये अच्छी बात है इसके लिए, इंटरव्यू या जीडी जो है ये सब कंडक्ट नहीं करिए, जबकि पीजीसीएल में इंटरव्यू जीडी दोनों था। सो ये मेरे हिसाब से सही है यार, विदाउट इंटरव्यू जीडी के हो रहा है, सीधा आपका जो मार्क्स होगा उस पर आपको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो इसमें ये है कि प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाने का चांसेस मेरे को लग रहा है। अब देखो जब आप ज्वाइन कर लोगे, मान लो आप सारा चीज़ हो गया, मेडिकली फिट हो, आप ज्वाइन कर लिया, तो भाई 5 साल का बॉन्ड रहता है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। जब 5 साल नहीं 4 साल, मतलब 1 ईयर ट्रेनिंग, ठीक है, 1 ईयर ट्रेनिंग और प्लस 3 ईयर नेक्स्ट आफ्टर ट्रेनिंग, तो ओवरऑल 4 ईयर्स का ईयर बॉन्ड रहता है, जो आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जब आप ज्वाइन करोगे तब। और एससी एसटी ओबीसी के लिए 3 साल का रहता है। अब देखो ओपनिंग डेट क्या है, तो ये 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 20 अक्टूबर तक आपका लास्ट डेट है। तो दोस्तों जो भी आप एलिजिबल हो वो भर देना, ठीक है। और इसलिए भी भरना, अभी वैकेंसी कम देखकर ऐसा मत सोचो कि नहीं भरना, क्योंकि होता क्या है ना, आने वाले दिनों में ये वैकेंसी और भी इंक्रीज कर सकते हैं। पिछले साल का अगर रिकॉर्ड देखे तो इन्होंने बहुत सारी वैकेंसी और भी निकाली थी। तो आई डोंट नो कि इसके पास वैकेंसी और है या नहीं है, लेकिन आपका रैंक अगर 1000 तक है, मेरे हिसाब से 1000 रैंक तक है, ठीक है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, तो आप पक्का भर देना मेरे दोस्त, ठीक है। और इसके बाद है एप्लीकेशन भी 300 लगेगा, लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेशन फी इन्हीं तीनों कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फीमेल कैंडिडेट रहता है उसके लिए कोई फ़ी नहीं है। पेमेंट दोनों तरफ से हो सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, ठीक है। दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन यही है कि सबसे जो मोस्ट है वो है कि आपका ईमेल आईडी एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे वो आपको ईमेल आईडी पे ही दिए जाएंगे, बाकी कोई अदर सोर्स नहीं होगा। सो एकदम ये करेक्ट होना चाहिए। और जो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे पीएससी हो चाहे ऑटोनोमस बॉडीज हो, तो आप उसको डीबी के टाइम पे या फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे रिलीविंग लेटर देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ नहीं लिखा है कि प्राइवेट सेक्टर को देना है या नहीं है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला स्टेट है यार, तो ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो उनका जो जॉब नोटिफिकेशन है उसमें यही दिया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या पीएससी हो, ऑटोनोमस बॉडीज हो। ऑटोनोमस बॉडीज भी ये गवर्नमेंट का ही बॉडी होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें प्राइवेट सेक्टर ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ कि पावर से प्राइवेट सेक्टर का भी देना हो सकता है, क्योंकि जब मैं भी जॉब कर रहा हूँ तो मुझे प्राइवेट सेक्टर में पीजीसीएल में मुझे देने पड़े थे। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको रिलीविंग लेटर देने पड़ेंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।